अध्याय 96। विराज श्रीकांत मेंशन में सिया उस ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए कहती है, अर्जुन, इसे सच में तुमने बनाया है? हां। अर्जुन हां में सिर हिलाते हुए कहता है, यह ब्रेसलेट तुम्हारी मसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे तुम्हें रात में चैन की नींद आएगी। अगर तुम इसे रोज पहनती हो तो यह तुम्हें बुरी नजरों से भी बचाएगा। क्योंकि मैंने जल्दी में इसे बनाया था, इसलिए यह बहुत अच्छा नहीं बना है। मैं वायदा करता हूं कि भविष्य में अगर मौका मिला तो इससे खूबसूरत ब्रेसलेट तुम्हें दूंगा। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही ब्रेसलेट बहुत पसंद है, थैंक यू। अर्जुन कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। अर्जुन ने इससे पहले जो ब्रेसलेट सिया को दिया था वह इस वाले ब्रेसलेट से ज्यादा कीमती और खूबसूरत था, लेकिन सिया ने उसे पहनने से इनकार कर दिया था। सिया बहुत ही सादगी पसंद लड़की थी। उसे सोने चांदी या किसी भी प्रकार की भड़काऊ ज्वेलरी पसंद नहीं आती थी। लेकिन सिया के चेहरे की खुशी देखकर अर्जुन को लगा कि उसे यह हैंडमेड ब्रेसलेट बहुत पसंद आया था। जब कामना देखती है कि सिया को वह ब्रेसलेट बहुत पसंद था तो वह बुदबुदाते हुए कहती है, यह न तो सोने का है न ही चांदी का, बल्कि यह बेकार मोती और शेल से बना हुआ है, इसे पहनने से क्या फायदा। अर्जुन उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुरा देता है। वह नहीं चाहता था कि सिया को उस ब्रेसलेट की असली कीमत के बारे में पता चले। अगर उसे पता चला कि यह एक जादुई ब्रेसलेट था जिसे पाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, तो वह इसे कभी नहीं पहनेगी। सिया को ब्रेसलेट देने के बाद अर्जुन घर से निकल जाता है कुरियर कंपनी के ऑफिस की तरफ, ताकि वह नमन तक उस ताबीज और उसके ब्लैक कार्ड को भिजवा सके। वहीं श्रीकांत परिवार के मेंशन में विराज सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। घर में घुसने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसके जयपुर आने का मकसद उस खजाने को हासिल करना था। उसे पता था कि उस सीप में पवित्र समुद्री मोती थे। वह उन मोतियों से जादुई कलाकृति बनाकर ऊंचे दाम में बेचकर खूब पैसा कमाना चाहता था। लेकिन अर्जुन की वजह से उसका प्लान मिट्टी में मिल गया। वह गुस्से से अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। अमर उसके बगल में सम्मान से खड़ा हुआ था। श्रीकांत परिवार के सभी लोग विराज के नाम से परिचित थे, इसलिए सभी लोग तुरंत आकर सम्मान के साथ उसका अभिवादन करते हैं। अमर के दादा नरेंद्र श्रीकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपका हमारे घर में स्वागत है विराज जी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसा महान इंसान हमारे छोटे से घर में पधार कर हमें कृतार्थ करेगा। आज मेरे परिवार का भाग्य खुल गया। विराज हाथ में पकड़े कप से चाय पीने के बाद कप को मेज पर रखकर बोलता है, मैं आज नीलामी के समय अमर से मिला था। उसी ने मुझे आपके घर आने के लिए आमंत्रित किया था ताकि मैं आपका भविष्य पढ़ सकूं। उस समय नरेंद्र अमर के घर से चुपके से बाहर जाने के कारण बहुत नाराज थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमर की वजह से मिस्टर विराज उनके घर आए थे तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आप अपना समय लीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। विराज मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता चला है कि पिछले 2 सालों से श्रीकांत परिवार की किस्मत बहुत खराब चल रही है। मुझे डर है कि इस परिवार के किसी सदस्य पर किसी का काला साया है। पिछले साल आप में से किसी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी, और इस साल। इतना कहकर विराज रहस्यमय तरीके से मेंशन के चारों ओर नजर दौड़ाता है और एक लंबी सांस भरते हुए कहता है, इस समय श्रीकांत परिवार का भविष्य खतरे में है। अगर यह स्थिति बनी रही तो पूरा श्रीकांत परिवार खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नरेंद्र का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह विराज से विनती करते हैं, विराज जी, आप सच में महान हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। पिछले 2 सालों से हमारा परिवार मुश्किलों से जूझ रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। नरेंद्र ने ही नमन के हाथों अपने परिवार का ब्लैक कार्ड अर्जुन को भिजवाया था ताकि अर्जुन उनके परिवार की मदद कर सके। लेकिन अर्जुन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न आने के कारण वह धैर्य खो रहे थे। विराज की बातें सुनकर उन्हें लगा कि उन्हें अपना लाइफ सेवर मिल गया है। इसलिए नरेंद्र तुरंत विराज से पूछते हैं, विराज जी,
क्या इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, उपाय तो बहुत हैं। विराज अचानक भौहें सिकोड़ते हुए बोलता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने अपने जादू का इस्तेमाल कर आपके परिवार को भटकाने की कोशिश की है। उस आदमी की ट्रिक की वजह से इस घर का वास्तु बेकार हो गया है, जिसके कारण श्रीकांत परिवार और जल्दी बर्बादी के कगार पर आ गया है। अगर आपने उस आदमी को ऐसा करने दिया तो 6 महीने के अंदर आपके परिवार के हर सदस्य की मौत निश्चित है। नरेंद्र थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। वह जानते थे कि उनके बेटे नमन ने अपने परिवार पर आई मुसीबत से बचने के लिए अर्जुन से मदद मांगी थी। उसी ने उनके घर में कुछ बदलाव किए थे। उन्हें और उनके बेटे को अर्जुन की काबिलियत पर पूरा यकीन था। इसलिए वह पूछते हैं, विराज जी, आपको इस बारे में यकीन है? विराज चिल्लाते हुए कहता है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुद को भगवान समझते हैं और वे आसानी से लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं। अगर आप लोगों को उस आदमी पर इतना भरोसा है तो यहां मेरी क्या जरूरत है? मैं चला जाता हूं। उन्हें जाने के लिए खड़ा होते देख नरेंद्र डर जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, विराज जी, प्लीज रुक जाइए। क्या मुझे इस बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? इसके बाद विराज अपने बैग में से एक शांति ताबीज निकालता है और नरेंद्र को दे देता है। जैसे ही नरेंद्र उस ताबीज को हाथ में लेता है, वह धुआं गायब हो जाता है। इसके बाद नरेंद्र विराज के पैरों पर गिरकर उनसे विनती करता है, विराज जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। विराज कहता है, मेरा उद्देश्य ही लोगों को बचाना और उनके जीवन में शांति स्थापित करना है। मैं यहां इसीलिए आया हूं। CH-97 अर्जुन पर शक। नरेंद्र उन ताबीजों को पाकर बहुत खुश होता है और कहता है, विराज जी, आपकी मदद के बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? विराज हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे पैसों का लालच नहीं है। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मगर याद रखना, अगर वो ठग आपसे कोई जादुई अस्त्र खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने को कहे तो उसे हर हाल में मना कर दीजिएगा। तभी नरेंद्र के बगल में खड़ा अमर अचानक से बोलता है, डैड, देखा, मैंने आपसे कहा था कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। उसने हमारे परिवार के पैसे भी ले लिए, जबकि उसे कुछ पता नहीं है। उसे हमसे लिए सारे पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो मैं उस पर फ्रॉड का केस करूंगा और उसे जिंदगी भर के लिए जेल भेज दूंगा। वहीं दूसरी तरफ खड़ी श्रुति उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे पता नहीं क्यों, पर ऐसा महसूस हो रहा था कि विराज उनसे झूठ बोल रहा था। वहीं अर्जुन भले ही कितना भी घमंडी क्यों ना हो, वो उसे बुरा इंसान नहीं लगा। साथ ही अर्जुन के करीब रहने से उसे सुरक्षा का एहसास होता था। नरेंद्र गुर्राते हुए कहता है, मुंह बंद रखो। इसके बाद वो विराज की तरफ मुड़कर बड़े आदर से कहते हैं, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं भविष्य में इस चीज का ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुनकर विराज सिर हिलाते हुए खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अमर बोलता है, दादाजी, मिस्टर विराज एक जाने माने शास्त्री हैं। अर्जुन जैसे झूठे से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? यही नहीं, विराज जी बिना एक पैसा लिए हमारे परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो गए। विराज जी ने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। वहीं अर्जुन ने धोखा देकर हमारे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आज उसने हमारे 100 करोड़ रुपए सिर्फ एक चट्टान के टुकड़े के लिए खर्च कर दिए। वो हमें धोखा दे रहा है। पापा, आप इतनी आसानी से उसे पैसे देने के लिए कैसे तैयार हो गए? आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है? अगर इस बारे में लोगों को पता चला तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे और हम पर हंसेंगे। इस समय नरेंद्र और नमन चुप खड़े हुए थे। दोनों को अब अर्जुन पर शक होने लगा था। वो जानते थे कि विराज का देश में बहुत नाम है। यही नहीं, उन्हें विराज द्वारा दिखाया गया दृश्य अभी भी बिल्कुल साफ साफ याद था। वो इतना जीता जागता और असली था कि उनके सामने उस पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और सबसे जरूरी बात, विराज ने उनकी मदद करने के बदले एक पैसा भी नहीं लिया था, जबकि अर्जुन ने आज नीलामी में उनके करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। जितना वो इस बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि सच में अर्जुन उन्हें धोखा दे रहा था। तभी एक नौकर वहां आता है। सर, आपके लिए पार्सल आया है। इतना कहने के बाद नौकर पार्सल नरेंद्र को सौंप देता है।
नरेंद्र जब पार्सल को खोलकर उसमें रखे सामान को देखता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। उस पार्सल में एक ताबीज था। जब वो उस ताबीज को निकालकर ध्यान से देखता है तो पाता है कि वो ताबीज मैच बॉक्स के साइज के बराबर शेल के टुकड़े से बना था। ये शेल एक सस्ते लाल रंग के धागे पर लगा हुआ था। ऐसे शेल मार्केट में बहुत सस्ते दाम में मिल जाते थे। जब नरेंद्र ने भेजने वाले का नाम चेक किया तो उसे पता चला कि यह पार्सल अर्जुन ने भेजा था। उस पार्सल में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, इस ताबीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिएगा। कुछ ही दिन में आपके घर के ऊपर जो भी बुरा साया है वो गायब हो जाएगा। अमर जब उस ताबीज को देखता है तो गुस्से से अर्जुन को कोसते हुए कहता है, अर्जुन आपको बेवकूफ समझता है दादाजी। उसने आपको शेल का टूटा हुआ टुकड़ा भेजा है जिसे आसानी से मार्केट में खरीदा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि यह किसी बुरे साए को भगा पाएगा? यही नहीं, आप ही बताइए, इसकी कीमत 100 करोड़ हो सकती है। उसको आपकी कोई परवाह नहीं है और ना ही वो आपकी इज्जत करता है। उसका ताबीज को कुरियर से भेजना यह दर्शाता है कि वो उसमें आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर वो झूठा नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? अमर चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी, मैं तो कहता हूं कि हम लोग गुंडों को बुलाकर अर्जुन को पिटवाते हैं ताकि वो हमारे पैसे वापस कर दे। अगर वो भाग गया तो हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो। नरेंद्र थोड़ी देर ताबीज को देखता है और सोचता है कि क्या सच में इसमें कोई आध्यात्मिक या जादुई शक्ति हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो श्रीकांत परिवार के सभी सदस्यों को बुलाता है और कहता है, ये श्रीकांत परिवार के लिए जीवन मृत्यु का सवाल है, इसलिए इस मामले को सुलझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल मैं खुद अर्जुन से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि इन सब का क्या मतलब है। तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग विराज जी के दिए हुए ताबीज हर समय पहने रहें और किसी भी हाल में उसे उतारें नहीं। सभी उनकी बात मान जाते हैं। तभी अमर अपने दांत पीसते हुए कहता है, दादाजी, मैं भी आपके साथ कल चलूंगा। उस अर्जुन की वजह से मेरा बहुत अपमान हुआ है। मैं अपने हाथों से उसके पैर तोड़ना चाहता हूं। तुम? क्या तुम में हिम्मत है? नरेंद्र थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी ले चलना। मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि कल वो कहां मिलेगा ताकि हम उससे निपट सकें। इतना कहने के बाद नरेंद्र कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो अमर से कहते हैं, याद रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम अर्जुन के लिए किसी तरह की मुसीबत खड़ी करो। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाओ और अर्जुन तुम्हें फिर से पीट दे। दादाजी के मानने से अमर बहुत खुश होता है और तुरंत उनकी बात मान जाता है। नरेंद्र आगे गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर कोई हमें धोखा देगा तो उसे हम सही तरीके से जवाब जरूर देंगे। इसलिए पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि क्या सच में अर्जुन ने हमसे झूठ बोला है। अगर मुझे पता चला कि अर्जुन ने हमसे झूठ बोला है तो मैं उसे आसानी से छोड़ूंगा नहीं। CH-98 विराज ने बुलाई मीटिंग। हेलो दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि अर्जुन, जो कि एक घर जमाई है, एक दिन बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन इस बात को वह अपने ससुराल वालों को नहीं बताता। उसकी पत्नी को छोड़कर सभी उसे हारने वाला समझते हैं और हर समय उसका अपमान करते रहते हैं। लेकिन अमीर बनने के बाद अर्जुन एक एक कर अपनी पत्नी और सास ससुर की हर समस्या को हल कर रहा है। इसी बीच उसे एक रहस्यमयी किताब हासिल होती है जिसकी मदद से वह कई चमत्कारी शक्तियां हासिल कर रहा है। उन्हीं शक्तियों में से एक है पवित्र समुद्री मोती, जिसे उसने नीलामी में हासिल किया था, लेकिन उसे विराज भी हासिल करना चाहता था। अब आगे श्रीकांत परिवार से अलविदा लेने के बाद जब विराज बाहर आता है तो वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। वह अर्जुन से बदला तो लेना चाहता था और अर्जुन ने उससे जो चीज छीनी थी उसे वह हासिल करना चाहता था। उसका जयपुर आने का एक और मकसद भी था। वह जयपुर में एक मजबूत संबंध बनाना चाहता था। वह यहां अपने कुछ अनुयायी बनाना चाहता था ताकि यहां भी वह अपना काम जमा सके। इसीलिए वह ऐसा योजना बना रहा था कि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। वह चाहता था कि जयपुर के सभी लोग अर्जुन को ठग माने।
इस समय अर्जुन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विराज अपना काम निकालने के लिए उसे बलि का बकरा बनाने वाला था। वह रात का खाना बनाने के लिए बाजार में सब्जियां खरीद रहा था कि तभी उसके पास आर्चा का कॉल आता है। जब अर्जुन उसका कॉल उठाता है तो आर्चा गंभीर स्वर में कहती है, मिस्टर अर्जुन, मुझे पता चला है कि विराज जी ने बहुत से प्राचीन वस्तुओं के जानकारों, वास्तुशास्त्र और विभिन्न शास्त्रों के आचार्यों को अवस्थी परिवार के हवेली में खाने पर बुलाया है। उन्होंने मुझसे आपको भी आमंत्रित करने के लिए कहा था। यह अवस्थी परिवार कौन है? आर्चा। उन्होंने अवस्थी परिवार की हवेली में बैठक क्यों रखी है? आर्चा उसे बताती है, अभी अवस्थी परिवार का समय ठीक नहीं चल रहा है। उनके बेटे विवेक और कुणाल एक के बाद एक कई मुसीबतों में पड़ गए थे, जिसकी वजह से उनके व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने विराज जी से उनके घर आने की विनती की थी ताकि वे उनकी मदद कर सकें। रचा आगे कहती है, क्योंकि विराज जी ने अन्य शास्त्रों के आचार्यों को भी खाने पर बुलाया है, तो मुझे शक है कि उनका मकसद अवस्थी परिवार से पैसे कमाने के अलावा कुछ और भी है। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और लापरवाही से कहता है, मेरा ख्याल है कि विराज मुझसे बदला लेने के फिराक में है, क्योंकि मैंने नीलामी में उनसे वह सीपी छीन ली थी। मुझे लगता है कि वह जरूर मुझ पर किसी तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा। अर्जुन एक पल सोचने के बाद कहता है, चाहे जो भी हो, मैं इस बैठक में शामिल हूंगा। मैं भी देखूंगा कि विराज मुझसे बदला लेने के लिए कौन सी चालें चलता है। अर्जुन के हां कहने पर आर्चा बोलती है, ठीक है, कल दोपहर में मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। हम दोनों साथ में अवस्थी परिवार की हवेली के लिए चलेंगे। अर्जुन उसकी बात मान जाता है। अगले दिन दोपहर 12 बजे आर्चा अर्जुन को लेने उसके घर पहुंचती है। अवस्थी परिवार की हवेली शहर से थोड़ी दूर एक झील के किनारे बनी हुई थी। वहां से थोड़ी दूर पर पहाड़ियां थीं। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। झील के किनारे एक बड़ा सा बगीचा था, जहां पर बैठक और खाने का आयोजन किया गया था। वहां पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई थीं। वहां बहुत से अतिथि बैठे आपस में बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। सबसे आगे अतिथियों की तरफ मुंह करके एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह कोई और नहीं, विवेक और कुणाल के पिता दक्ष अवस्थी थे। इस समय उनके ठीक बगल में विराज बैठे हुए थे। तभी वहां अर्जुन भी आर्चा के साथ पहुंच जाता है। उसे वहां 2 और पहचान वाले मिल जाते हैं, शिमला के अमीर व्यवसायी साकेत श्रीवास्तव और पारितोष आहूजा, जिनसे वह पहले एक नीलामी में मिल चुका था। वे दोनों भी अर्जुन को पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे ही दक्ष अर्जुन को देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसे पता था कि विवेक और कुणाल अर्जुन की वजह से मुसीबत में फंसे थे, इसलिए वह अर्जुन को वहां देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। जब स्वप्निल ने उन दोनों को वहां आते देखा तो वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, मिस्टर अर्जुन और मिस आर्चा, आप दोनों का इस बैठक में स्वागत है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहां इतने नामी आचार्यों से मिलने और उनसे सीखने के लिए आया हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था आश्चर्य से पूछता है, क्या यही वह व्यक्ति है जिसने कल नीलामी में आखिरी खजाना 100 करोड़ में खरीदा था? स्वप्निल मुस्कुराते हुए अर्जुन को परिचय देते हुए कहता है, जी, ये हैं मिस्टर अर्जुन। दक्ष अर्जुन को नफरत से देखते हुए कहता है, यह इस बैठक में क्या कर रहा है? इस बैठक में केवल आचार्यों के लिए थी। क्या यह भी खुद को शास्त्रों का आचार्य समझता है? आजकल जिसे देखो, कोई भी सड़क छाप खुद को आचार्य कहता है, जबकि मिस्टर विराज, जो इतने बड़े आचार्य हैं, उन्हें ज्यादा सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है और वे खुद को आचार्य भी नहीं मानते। दक्ष की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग असहज महसूस करते हैं। भले ही दक्ष जानबूझकर अर्जुन को अपमानित कर रहा था, सभी यही मानते थे कि अर्जुन को आचार्य कहना सही नहीं है। उस बैठक में मौजूद सभी अतिथि अलग अलग शास्त्रों के आचार्य थे। अगर अर्जुन को भी आचार्य पुकारा जाएगा तो उसका दर्जा उन लोगों के बराबर हो जाएगा। अध्याय 99, आचार्यों के बीच प्रतिस्पर्धा। तभी विराज अपनी जगह पर खड़े होकर सबको शांत रहने को कहता है। दोस्तों, शांत हो जाइए। आज मैंने यह मीटिंग आप जैसे आचार्यों और विशेषज्ञों से मिलने के लिए बुलाई है।
ताकि मैं आपको अच्छे से जान सकूं। इस मीटिंग के खत्म होने तक हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा आचार्य कौन है और कौन सिर्फ आचार्य होने का नाटक कर रहा है। विराज के शब्दों को सुनकर सभी लोग अर्जुन की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर यह लड़का यहां क्या कर रहा है। इस माहौल को देखकर ऋचा परेशान हो जाती है। उसे लगा ही था कि इस मीटिंग में विराज अर्जुन से बदला लेने के लिए उसे टारगेट जरूर करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पहुंचते ही वहां का माहौल गंभीर हो जाएगा। वहीं अर्जुन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए रूखे भाव के साथ सबको इग्नोर करते हुए अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जब दक्ष अवस्थी देखता है कि सभी मेहमान आ गए हैं तो वह तुरंत बोलता है, अब जब सभी लोग आ चुके हैं तो मैं आप सभी को विराज जी के इस मीटिंग को बुलाने की असली वजह बताना चाहता हूं। यह सच है कि वह आप सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन साथ ही वह सबका हुनर और काबिलियत को देखना और आपसे सीखना चाहते हैं और उनको तुलना करना चाहते हैं कि कौन सबसे बड़ा आचार्य है। लेकिन यह हम करेंगे कैसे? किसी ने पूछा। जादुई और आध्यात्मिक क्षमता के आधार पर। इस समय विराज दोबारा खड़े होकर बोलता है, नियम बहुत सरल हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शास्त्रों की 5 विधाएं हैं। आप उनमें से जिस विधा को चाहें उसे चुन सकते हैं और अपने चुने हुए प्रतिद्वंदी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर प्रतियोगिता में जीतने वाले को 50 लाख रुपए और हारने वाले को भी 10 लाख रुपए सांत्वना पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। इस प्रतियोगिता में होने वाले सभी खर्चों को अवस्थी परिवार उठाएगा। सभी को यह नियम उचित लगे और ज्यादातर लोग विराज की बात मान जाते हैं, क्योंकि चाहे हारें या जीतें उन्हें पैसा मिलेगा ही। सच यह भी था कि ज्यादातर आचार्य अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे अपने हुनर और काबिलियत को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस प्रतियोगिता की वजह से उन्हें दूसरे आचार्यों के हुनर को जानने का मौका मिलेगा, साथ ही उन्हें पैसे भी मिलेंगे। उन्हें दुगुना फायदा हो रहा था सिर्फ एक दूसरे से सीखने के लिए। अर्जुन सोचता है, उसे यकीन था कि यह प्रतियोगिता विराज ने इसलिए आयोजित की थी ताकि वह साबित कर सके कि वह उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। सभी मेहमान आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी दक्ष अवस्थी बोलते हैं, हमें पता है कि केवल नकद इनाम से आप लोगों में प्रतिस्पर्धा का जोश नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लाख रुपए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में एक नियम और जोड़ना चाहता हूं। प्रतियोगिता को जीतने वाला चाहे तो 50 लाख लेकर जा सकता है, या फिर वह हारने वाले की कोई भी एक चीज ले सकता है। इस प्रतियोगिता के अंत में जो भी विजयी होगा वह हम सभी का हमेशा के लिए गुरु बन जाएगा और हमें उसका आदर करना होगा। भविष्य में अपनी विधा का प्रयोग करने से पहले गुरु की सहमति लेना जरूरी होगा। उसकी बात खत्म होते ही वहां शांति छा गई। थोड़ी देर बाद लोग चिंता के भाव के साथ एक दूसरे से बात करने लगे। अगर किसी ने ऐसी विधा चुनी जिसमें उसका प्रतिद्वंदी निपुण न हो, तो गुरुकुल विश्वविद्यालय का शास्त्रीय विभाग सबसे अच्छा माना जाता है। इस प्रतियोगिता को उनसे उनका स्थान छीनने के लिए तो आयोजित नहीं किया गया है। यह क्या मजाक है? गुरुकुल विश्वविद्यालय के महान आचार्यों ने भी कभी हमारे काम में दखल नहीं दिया। हमारे लिए किसी की आज्ञा मानना नामुमकिन है। इसके अलावा आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्यों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया है? लोगों में आपस में काफी बातचीत चल रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि विराज ने यह मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि वह उन पर हावी हो सके। इस समय दक्ष अवस्थी बोलते हैं, आप लोग कृपया शांत हो जाइए। विराज जी ने यह फैसला हम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही लिया है। हम लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अगर हम मिल जाएं और अपना एक गुट बना लें जिसका नेतृत्व कोई शक्तिशाली व्यक्ति करे, तो हम किसी भी दुश्मन का सामना आसानी से कर सकेंगे। जहां तक रही चुनौती देने वाले द्वारा ऐसी विधा चुनने की जिसमें उसका प्रतिद्वंदी निपुण न हो, तो यह हमारे लिए ही अच्छा है। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों की सभी विधाओं में निपुण हो। उसकी बात सुनकर कुछ लोग आपत्ति व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह एक अच्छा मौका लगता है। आखिर जीतने वाले को हक होगा कि वह हारने वाले की कोई भी चीज मांग सकेगा।
इसके अलावा अगर वे पूरे प्रतियोगिता को जीत जाते हैं तो उन्हें आचार्यों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और उनका नाम भी होगा। यही नहीं, अमीर लोग अपना काम निकलवाने के लिए उनके आगे पीछे घूमेंगे। इसलिए बहुत से लोग पैसे और शक्ति के प्रलोभन को मना नहीं कर पाए। तभी दक्ष अवस्थी आगे कहते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लें। आप चाहें तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमारे समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ ही आप कभी भी हमारे गुट में शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ देर के लिए लोग संकोच में पड़ जाते हैं। जोखिम बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनाम भी बहुत लुभावने थे। इस समय लोग सोच में पड़ गए थे, आखिर किसे आचार्यों के गुट का नेता बनने का लालच नहीं होगा। अध्याय 100। पहला मुकाबला। अभी तक अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे गुट में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह रुककर वहां होने वाले मुकाबले को देखने की सोचता है। जल्दी ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी। वह अपने कुर्ते की जेब से एक जेड पत्थर निकालता है और उसे अपनी हथेली पर रखता है। वह पत्थर बहुत चमक रहा था। वह आदमी कहता है, मेरा नाम रमाकांत दुबे है। मेरे परिवार के लोग अलौकिक भविष्यवाणी विधा में पारंगत हैं। मैं विराट जी को चुनौती देना चाहता हूं। रमाकांत का परिवार इस विधा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। रमाकांत को अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने अपने पहले मुकाबले के लिए विराज को चुना था। बहुत अच्छे। सभी लोग उत्साह से ताली बजाकर उसका मनोबल बढ़ाते हैं। रमाकांत घमंड से अपने सिर को ऊंचा करते हुए कहता है, यह पत्थर पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास रहा है। यह हमारी विधा का सबसे दुर्लभ चिन्ह है। मुझे पता है कि इस पत्थर की मदद से मैं इस मुकाबले को जरूर जीत पाऊंगा। विराज रमाकांत के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुमने जो पत्थर पकड़ा हुआ है वह हजारों में एक है, लेकिन अफसोस जल्दी ही यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का ताबीज निकाला। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह तो स्वर्णिम अग्निम ताबीज है। सिया अर्जुन को बताती है, ऐसा कहा जाता है कि 100 साल पहले कुछ आचार्यों ने 50 दिन तक तपस्या कर इस ताबीज को बनाया था। माना जाता है कि यह ताबीज बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। अर्जुन मुस्कुरा देता है। मुकाबला शुरू करते हैं। रमाकांत अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ता है और हाथों से हवा में कुछ आकृतियां बनाता है। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, 1 घंटे बाद पश्चिम दिशा से जोर की बादलों के गरजने की आवाज होगी और तेज आंधी चलेगी। उसकी बात सुनकर विराज हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, जोर की आवाज तो आएगी, लेकिन यह किसी बादल के गरजने या आंधी तूफान की नहीं होगी। असल में पश्चिम दिशा में जो पहाड़ है वहां एक इंसानों द्वारा किया गया धमाका होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो इस धमाके का जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। रमाकांत त्योरी चढ़ाते हुए कहता है, यह असंभव है। मुझे इस पत्थर से मिली दिव्य दृष्टि कभी गलत नहीं बता सकती। विराज बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देता है। सभी लोग नतीजे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 1 घंटा जल्दी ही बीत जाता है। रमाकांत बेचैनी से पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था। तभी पश्चिम दिशा से एक जोर की धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद एक जोर का हवा का झोंका आता है और जमीन हिलने लगती है। थोड़ी देर बाद दक्ष अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक न्यूज को पढ़ते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है, अभी खबर आई है कि चट्टान को खोदते समय एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस धमाके को करने वाले लोगों को पुलिस पकड़कर ले गई है। उसकी बात सुनकर रमाकांत का सिर झुक गया। उसके चेहरे पर घमंड का कोई निशान नहीं था। वह हिचकते हुए कहता है, विराट जी, आप सच में महान हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं तुरंत इस बैठक को छोड़कर चला जाता हूं। इसके बाद रमाकांत उस जेड पत्थर को लेकर वहां से जाने लगता है। कहां चल दिए? तभी दक्ष चिल्लाता है, दुबे जी, क्योंकि आपने इस मुकाबले में भाग लिया है तो आपको इसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। रमाकांत मुंह फुलाते हुए पूछता है,
कौन से नियमों की बात कर रहे हो? नियम के मुताबिक अगर आप हारते हो तो जीतने वाले को आपकी किसी चीज को लेने का हक होगा। साथ ही आपको सबके सामने यह बोलना होगा कि भविष्य में विराज जी की हर बात मानेंगे। क्या बकवास है। यह सिर्फ एक मित्रतापूर्ण मुकाबला था जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने हुनर को प्रदर्शित किया था। मैं किसी भी हाल में अपना जादुई अस्त्र नहीं दूंगा। साथ ही तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और को सम्मान दूंगा और उसकी हर बात मानूंगा? भूल जाओ। इस समय विराज अपनी जेब से एक और ताबीज निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाता है, नियम का पालन हो। तभी रमाकांत का पत्थर उसके हाथों से जमीन पर गिर जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। सबके सामने रमाकांत के परिवार की धरोहर नष्ट हो चुकी थी। रमाकांत गुस्से से कांप रहा था। विराज घमंड से कहता है, अगर तुमने हमारे नियम मान लिए होते तो मैं तुम्हारी धरोहर को नष्ट नहीं करता। अब खड़े मत रहो, जाओ यहां से। रमाकांत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह सदमे में था। वह समझ चुका था कि उसमें विराज को हराने की काबिलियत नहीं थी। विराज ने एक ही वार में उसके परिवार की धरोहर को तोड़ दिया था और वह कुछ नहीं कर सकता था। रमाकांत उन पत्थर के टुकड़ों की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम जैसे दुष्ट इंसान के साथ नहीं लड़ना चाहता। इसके बाद बिना उन टुकड़ों को लिए रमाकांत पीछे मुड़ता है और वहां से चला जाता है। जब लोगों ने यह देखा तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्हें लगा कि विराज को हराना मुश्किल है। जो लोग पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे अब अचानक से हिचकिचा रहे थे।